अरे छोटे, अब तुम रोना बंद करो। मुझे भी पता है कि हम अपने बैंगन लोक से भटक कर पृथ्वी पर आ गए हैं, लेकिन इस तरह रोने से हम अपने घर तो नहीं पहुंचेंगे ना। मैं क्या करूं भैया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। अपने छोटे भाई को रोते हुए देखकर नीला बैंगन उसके आंसू पोंछता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी उन्हें पीछे से एक बिल्ली के मियाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया? दोनों नीले बैंगन पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिल्ली गुर्राती हुई उनके तरफ आती है। दोनों बैंगन उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और जोर जोर से भागने लगते हैं। बड़े भैया, जल्दी भागो यहाँ से। अगर इस बिल्ली ने हमें पकड़ लिया तो ये हमारा कचूमर निकाल देगी। भागो! दोनों बैंगन पूरी फुर्ती से खूब दूर तक भागते हैं और तभी भागते भागते वो एक तालाब में गिर जाते हैं। बड़े भैया, बचाओ मुझे, मैं डूब जाऊंगा। अरे तुम जादुई बैंगन हो, नहीं डूबोगे तुम। शांत हो जाओ। इस बिल्ली की वजह से खामखा हम भीग गए। चलो बाहर जल्दी से। वैसे भी ये पानी बहुत ठंडा है। जादुई नीला बैंगन अपने छोटे भाई को हाथ देकर पानी से बाहर निकालता है और अपने जादू से एक तौलिया लाकर खुद को और अपने छोटे भाई को अच्छी तरह साफ करता है। अब तुम अच्छी तरह से साफ हो गए हो। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अच्छी, आ अच्छी लग गई। अरे अरे, चलो कोई बात नहीं। तुम थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो हम कहीं धूप में चलते हैं। ऐसे ही चलते चलते दोनों भाई एक पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बड़े भैया, ये सभी क्या खेल रहे हैं? मुझे भी खेलना है। चुपचाप बैठकर धूप सेको यहाँ। ये हमारा बैंगन लोक नहीं है और ना ही हम इन लोगों को जानते हैं। मुझे भी तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेलना है। मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। चल रे, हमने तुझे कितनी बार कहा तू हमसे दूर रहा कर। हम तुझ जैसे गरीब फटीचर के साथ नहीं खेलेंगे। चल जा यहाँ से। वो बच्चे चिंटू को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और उसे धक्का देने लगते हैं। उनके धक्के से चिंटू बेचारा जमीन पर गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। फुटबॉल खेलनी थी ना तुझे, ये ले फुटबॉल। इतना कहकर राजू फुटबॉल को चिंटू के सर पर दे मारता है और वो सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। वो फुटबॉल चिंटू के सर में बहुत जोर से लगती है, इसलिए चिंटू गुस्से में उस फुटबॉल को झाड़ियों में फेंक देता है। तभी वो बॉल सीधे जाकर नीले बैंगन के छोटे भाई के सर में लगती है। बॉल लगते ही नीले बैंगन का छोटा भाई रोना शुरू कर देता है। अरे तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। कोई हमें देख लेगा। ये मेरे सर में चोट लग गई है और आपको ये पड़ी है कि कोई हमें देख लेगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओहो। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? अरे, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? यहां तो मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। चिंटू पहले तो उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे उस रोने की आवाज के साथ ही कुछ खुसर फुसर करने की आवाज भी आने लगती है, तो वो इधर उधर ताका झाकी करने लगता है। ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। पक्का यहां पर मेरे अलावा कोई और भी है। चिंटू उस आवाज को सुनते सुनते झाड़ियों में देखता है तो उसे वहां दो नीले बैंगन दिखाई देते हैं। अरे चुप भी हो जाओ। अरे ये क्या? ये बैंगन तो रो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? देखो, हम दोनों जादुई नीले बैंगन हैं। अपने बैंगन लोक से भटककर हम यहां आ गए। तुम हमारे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह यहां पर रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें देख ही लेगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। चिंटू उन दो जादुई नीले बैंगनों को अपनी टी शर्ट में छुपाकर अपने घर ले आता है। चिंटू का घर बहुत ही टूटा फूटा और पुराना था, जिसे देखकर नीला बैंगन कहता है, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। जब बारिश आती होगी तो तुम्हें इस टूटे फूटे घर में रहने में बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, लेकिन जब बारिश आती है तो मेरी माँ जगह जगह बहुत सारे बर्तन रख देती हैं, तो सारा पानी उन बर्तनों में इकट्ठा हो जाता है। तुम ये सब छोड़ो,
पहले ये बताओ कि तुम अपने घर वापस कैसे जाओगे? तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना? हाँ, लेकिन हम ऐसे अपने घर नहीं जा सकते। हमें अपने घर पहुंचने के लिए चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी में उगे नीले रंगों के फूलों की जरूरत है। उन फूलों के जरिए ही हम अपने घर वापस पहुंच सकते हैं। तो फिर तुम वहां पर क्यों नहीं गए? तुम वहां जाते तो अपने घर पहुंच जाते। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। वहां पर सिर्फ कोई इंसान ही जा सकता है। इसीलिए जब तक कोई इंसान वहां जाकर हमारे लिए वो नीले फूल लेकर नहीं आएगा, तब तक हम अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी में जाकर मैं तुम्हारे लिए वो नीले फूल लेकर आऊंगा। वहां जाना इतना आसान नहीं है। वहां पर पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। तुम चिंता मत करो जादुई नीले बैंगन, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मुझे वहां जाने का रास्ता बताओ। जादुई नीला बैंगन चिंटू को एक मैप देता है जिस पर चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी का रास्ता बना होता है। मुझे एक बात बताओ चिंटू, अगर तुम इस तरह अपने घर से जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी चिंता होगी। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं एक ढाबे पर काम करता हूँ और कभी कभी जब मुझे घर आने में देर हो जाती है तो मैं वहीं पर सो जाता हूँ। इसीलिए किसी को मेरी कोई चिंता नहीं होगी। अब चिंटू उस मैप को लेकर अपने घर से निकल जाता है। पूरी रात भर चलने के बाद उसे अपने सामने एक चमचमाती हुई पहाड़ी दिखाई देती है। वो रही चमचमाती पहाड़ी। पूरी रात भर चलकर तो मैं बहुत थक गया। जल्दी से चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी के पास जाता हूँ। वहां से नीला फूल तोड़कर थोड़ी देर आराम करूंगा। उसके बाद घर के लिए निकलूंगा। चिंटू आगे बढ़कर चमचमाते पानी की नीली नदी के पास पहुंचता है। तभी उसे नीली नदी के अंदर दो नीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। वो जैसे ही उन फूलों को तोड़ने जाता है, तभी वहां पर अचानक एक मगरमच्छ आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये मगरमच्छ यहाँ पर कैसे आया? अब मैं इस नदी से इन नीले फूलों को कैसे तोड़ूंगा? तुमने क्या सोचा बच्चों कि इस नीली नदी के नीले फूलों को तोड़ना इतना आसान है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये फूल आखिर क्यों चाहिए? क्योंकि ये फूल बहुत ही अहम फूल है। इन्हें मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकता। मगरमच्छ के पूछने पर चिंटू उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मगरमच्छ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये फूल दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है मगरमच्छ जी, आप अपना सवाल पूछिए। तो ये बताओ वो कौन सी चीज है जो खरीदने पर काला, जलने पर लाल और फेंकते समय सफेद हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? सोचो सोचो। चिंटू थोड़ी देर बड़ी ही गहराई से उस चीज के बारे में सोचता है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है। अरे हाँ, ऐसी एक चीज है। जब माँ कभी कभी चूल्हे पर खाना बनाती है तो मुझे लकड़ियों के साथ साथ कोयले लाने के लिए भी भेजती है। जब मैं कोयले को खरीदता हूँ तो वो काले रंग के होते हैं। जब माँ उन्हें जलाती है तो वो लाल रंग के हो जाते हैं और आंच बुझने के बाद वो सफेद हो जाते हैं। तो इसका जवाब है कोयला। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े होशियार निकले। तुमने तो एक बार में ही मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया। इसीलिए अब तुम ये फूल यहाँ से लेकर जा सकते हो। चिंटू अब नीली नदी में से उन दो नीले फूलों को तोड़ लेता है। वो कुछ देर वहां पर आराम करके अपने घर के लिए वापस लौटता है। उसे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। कहाँ था तू? कल रात को भी घर नहीं आया। मैं सुबह ढाबे पर भी गई थी, तू वहां भी नहीं था। सच सच बता चिंटू, कहाँ था तू? अपनी माँ के पूछने पर चिंटू उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें जादुई नीले बैंगनों से भी मिलवाता है। तुम बहुत अच्छे हो चिंटू। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए इतनी दूर से इन नीले फूलों को लेकर आए। इसीलिए हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। बताओ, हमसे क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वो हम तुम्हें जरूर देंगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए जादुई नीले बैंगन। तुम मेरे टूटे फूटे घर की मरम्मत कर दो,
क्योंकि जब भी बारिश आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे सूखे में सुलाने की वजह से मेरी माँ और पिताजी ठीक से सो भी नहीं पाते। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। जादुई नीला बैंगन अपने हाथों को हवा में घुमाता है। तभी देखते ही देखते उनके पूरे घर में सुनहरे रंग की रोशनी फैल जाती है और उनका टूटा फूटा पुराना घर एक बहुत ही सुंदर नए घर में बदल जाता है। तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की तो उसके लिए हम तुम्हारे लिए नया घर तो बना ही सकते हैं। इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही तुम्हारे इस घर में कभी भी राशन खत्म होगा। तुम इस घर में रहकर जिस भी चीज की इच्छा प्रकट करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। अगर कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम इस घर से पैसे मांग लेना, तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अनुसार पैसे मिल जाएंगे। जादुई नीले बैंगन की ये बातें सुनकर चिंटू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। वो दोनों जादुई नीले बैंगन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। अब हमें यहां से जाना होगा, हमारे माता पिता को हमारी चिंता हो रही होगी। अब जादुई नीला बैंगन और उसका छोटा भाई उन नीले फूलों पर बैठ जाते हैं कि तभी उनके फूलों पर बैठते ही वो दोनों नीले फूल जादुई बैंगनों के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। चिंटू ने जादुई नीले बैंगनों की मदद की, जिस वजह से जादुई नीले बैंगन ने उसकी सारी मुसीबतों को हल कर दिया। जिसके बाद चिंटू अपने परिवार के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगा। दिव्या अपने पति विपिन और 7 साल की बेटी अनु के साथ रहा करती थी। विपिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उससे ही दिव्या का घर चलता था। ऐसे ही एक दिन विपिन अपनी पत्नी से कहता है, दिव्या, मैं सोच रहा था कि कब तक नौकरी करता रहूंगा। अभी हमारी बेटी भी बहुत छोटी है, इसीलिए थोड़ी बहुत सेविंग करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इस बिजनेस से हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। जॉब करने का मतलब होता है बॉस की गुलामी करना, इसलिए काम छोटा ही सही लेकिन खुद का करो। हाँ तो ठीक है, अब से बहुत ही हिसाब से पैसे खर्च करने हैं हमें। और हाँ, चिंता मत करो, समय समय पर मैं तुम्हें और हमारी बेटी को घूमने फिरने और डिनर कराने जरूर ले जाऊंगा। सेविंग्स के चक्कर में मेरी जो जिम्मेदारी है ना, उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ बाबा, ठीक है, जानती हूँ कि आप कैसे हो। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने भविष्य को देखते हुए एक रोजगार शुरू करना चाहते थे, जिस वजह से दोनों पाई पाई जोड़कर पैसों की सेविंग करते थे। ऐसे ही एक दिन विपिन अपने फैमिली के साथ डिनर पर जाता है। तो बेटा बताओ, क्या खाना है तुम्हें? पापा, मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिनर करेंगे, उसके बाद हम पिज्जा खाएंगे। क्या विपिन, तुम भी ना बच्चों की बातों में आ जाते हो। तुम्हें तो मालूम है कि बच्चों को बर्गर पिज्जा खाने का मौका चाहिए होता है। अब हम डिनर करने आए हैं तो डिनर करेंगे ना, पिज्जा खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिव्या, एक पिज्जा खाने से अगर हमारी बेटी खुश होती है तो क्या दिक्कत है, खाने दो ना। और मैं तो कहता हूं कि तुम भी खा लो, कभी कभी तो मौका मिलता है, बार बार कौन सा टाइम मिलता है हमें डिनर पर आने का। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, हर वक्त मुझे ही मना लेते हैं। विपिन सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं। तभी वेटर विपिन को बिल देता है। अरे दिव्या, ये देखना, लगता है इन्होंने गलत बिल बनाया है। इसमें पिज्जा का अमाउंट इन्होंने जोड़ा ही नहीं है। ये देख दिव्या विपिन से कहती है, अरे तो अच्छी बात है ना, 500 रुपए आपके बच रहे हैं तो बचा लो ना। और वैसे भी गलती उनकी है, इन्होंने अपना बिल गलत बनाया है, हम क्या करें। अरे नहीं नहीं दिव्या, ये तो गलत है ना। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। कौन से सत्संग जाते हो तुम जो ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। आज के टाइम में कौन सोचता है ऐसी बातें। और वैसे भी इन्होंने पिज्जा पर कोई ऑफर दिया होगा, तभी उसका अमाउंट नहीं जोड़ा। अरे नहीं, पिज्जा पर कोई ऑफर नहीं चल रहा, रुको तुम। विपिन वेटर को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, भैया,
लगता है आपने पिज्जा का अमाउंट इसमें ऐड नहीं किया है। ओह थैंक यू सो मच भैया, पिज्जा का अमाउंट रह गया। अगर ये बात मेरे ओनर को पता चल गई ना तो बस वो मेरी जॉब खा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया, आपको नहीं पता, हमारे जो ओनर है ना वो बहुत खड़ूस है। उन्हें बस एक मौका चाहिए हमें जॉब से निकालने का, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से आज मेरी जॉब बच गई, वरना आज मैं अच्छा खासा फंस जाता। थोड़ी देर बाद विपिन अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद दिव्या अजीब सा मुंह बनाकर विपिन से कहती है, सच में बेवकूफी की हद होती है। अरे इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है? अरे तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जो हम किसी और के साथ गलत करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ गलत ही करता है। अगर आज हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आगे भी हमारे साथ अच्छा ही होगा ना। सच में मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम न किसी सत्संग जाते हो और वहां से ऐसे ऐसे प्रवचन सुनकर आते हो। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो, चलो सोने, बहुत नींद आ रही है। मुझे कल ऑफिस भी तो जाना है। कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता बना देना। बस ऑर्डर पर ऑर्डर, ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहो आप। आपको तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं हंसी खुशी। दिव्या और विपिन दोनों अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही एक शाम विपिन ऑफिस से घर आ रहा था, तभी अचानक एक ट्रक विपिन की गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे विपिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। अस्पताल से दिव्या के पास फोन आता है। दिव्या अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हे भगवान, आखिर किसकी नजर लग गई मेरे पति को? वो तो इतने अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर उनके साथ ये सब क्यों हो गया? मम्मी, पापा कभी ठीक नहीं होंगे क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी तुम्हारे पापा ठीक हो। लेकिन माँ, हमारे पापा के साथ ये सब क्यों हो गया? वो तो बहुत अच्छे हैं, और पापा कहते हैं जो अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है, तो फिर पापा के साथ ये सब क्यों हुआ? शांत हो जाओ बेटा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस भगवान से दुआ करते रहो कि सब कुछ ठीक हो। ऐसे वक्त बीतता जाता है। विपिन को कई महीनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा जाता है। ऐसे ही काफी लंबे समय बाद विपिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विपिन खुद बहुत लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। हे भगवान, मैं तो जीते जी अपाहिज बन गया। मैं तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब कैसे अपना घर परिवार लेकर चलूंगा? कैसे अपनी बीवी और बच्चों की जरूरतों को पूरा करूंगा? ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब करूंगी। और वैसे भी आपने ही कहा था कि जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनका भगवान अच्छा करता है। तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। आप मेरी आंखों के सामने सही सलामत है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्या, आज मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा, और मेरी वजह से तुम सबको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। ये सब देखते हुए दिव्या विपिन से कहती है, घर की स्थिति को देखते हुए मुझे अब जॉब करना पड़ेगा। घर के खर्च के साथ साथ अनु की स्कूल फीस भी देनी है। मैं जानता हूं दिव्या कि अभी सिचुएशन बहुत बुरी है, और ऐसी बुरी सिचुएशन को देखते हुए तुम जॉब करना चाहती हो तो यही सही है। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन दिव्या बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आती है। दिव्या बाजार से मटर लेकर आई थी और उन मटर को छीलने लगती है। तभी दिव्या देखती है कि उस मटर के दाने सोने के हैं। ये देख दिव्या हैरान थी। अरे ये क्या, सोने की मटर?
मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी मटर से आवाज आती है। नहीं दिव्या, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। ये सब एक जादुई चमत्कार है। तुम इन सोने के मटर की मदद से अपने घर की बुरी स्थिति को ठीक कर सकती हो। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति एक नेक इंसान है। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ पर तुम सबकी मदद करने के लिए भेजा है। मेरे पति सच में बहुत ही ज्यादा नेक इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। दिव्या, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। धीरे धीरे तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। दिव्या सोने के मटर को बेचकर सोनार से कुछ पैसे ले लेती है और उन्हीं पैसों की मदद से घर में राशन डलवा लेती है। धीरे धीरे जादुई मटर दिव्या की मदद कर रहा था। ये सब देखकर विपिन एक दिन दिव्या से कहता है, वैसे दिव्या, तुम कौन सी जॉब कर रही हो? मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में तुमने बहुत सारी चीजों को अकेले ही संभाल लिया है। इतना तो मैं अपनी सैलरी में भी नहीं कर सका। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आपकी अच्छाई की वजह से हो रहा है। सही कहा था आपने। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ऊपर वाला भी अच्छा ही करता है। दरअसल ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक जादुई सोने के मटर के साथ हो रहा है। वो मटर मेरी मदद करता है। क्या कहा तुमने? जादुई सोने का मटर? हाँ, जादुई सोने का मटर। दिव्या तुरंत जादुई सोने के मटर को विपिन के पास लेकर आती है और विपिन को मटर की सारी सच्चाई बताती है। ये सब देखने के बाद विपिन बहुत ज्यादा खुश होता है और दिव्या से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो। वो आज नहीं तो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। हाँ, और देखो, उन्होंने हमारी मदद करने के लिए जादुई सोने के मटर को भेज दिया। ऐसे ही देखते देखते दिव्या पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दिव्या जादुई मटर द्वारा दिया गया एक लेप विपिन के पैरों में लगा देती है। लेप लगाने के बाद विपिन के पैरों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है। वो अब अपने पैरों को पूरी तरह से हिला पा रहा था। अब विपिन अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, चल पा रहा था। ये देखकर विपिन बहुत खुश था। अरे दिव्या, ये देखो, चमत्कार हुआ है मेरे साथ। ये लेप लगाने के बाद मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब मैं चल पा रहा हूँ। दिव्या, अब देखना, सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे वाह, आपको इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। अगर आपने मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद ना बनाया होता तो शायद आज हम कब का टूट चुके होते। अरे पापा, आप तो एकदम ठीक हो गए हो। अब आप मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाया करो। आपके बिना स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। हाँ बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हमेशा तुझे अभी भी स्कूल छोड़ने जाया करूंगा। ऐसे ही अब दिव्या और विपिन दोनों जादुई मटर की मदद से हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।